तो सुसाइड एक्चुअली क्या होता है, आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग को ही डिसमेंटल करने का काम किया है डरखाइम ने। तो पहले आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बताओ कि कोटा कोटा में इस वक्त बड़ी अच्छी न्यूज आई थी भाई, इस साल हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। तो क्या था, क्या हो गया तुमको ऐसा? जाने वाला चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है? इसीलिए तो मैं कोई क्लास में नहीं आता है उसको बोलता हूँ जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। घर जाने वाले को। हाँ भाई, धर्मेश बाबू, धर्मेंद्र बाबू, सुसाइड क्या होता है? क्या अंडरस्टैंडिंग है सुसाइड की? हाँ। मैं नहीं करूँ, मैं जान ले लूंगा, दूंगा थोड़ी। फिर भी सुसाइड क्या है? नाम तो इतनी बार सुना है यार, जनरल कॉमन टर्म्स में एक्सप्लेन कर दो सुसाइड क्या है। किलिंग योरसेल्फ। और इसके अलावा? योर विल टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस मॉर्टल बॉडी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आपको इमॉर्टल बनना है। अब जैसे बुराड़ी हुआ था, बुराड़ी वाला, है ना? तो वो क्या था? वो सुसाइड ही तो था। स्टुपिडिटी थी वो, एक्चुअली सुसाइड भी नहीं थी, वो स्टुपिडिटी थी। तो सुसाइड बेसिकली जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग, प्रेवलेंट और डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि सुसाइड है, इट इज एन एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, एज सिंपल एज दैट। और व्हेन यू किल योरसेल्फ, तो इसके पीछे की रीजन इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है ऐसी चीज जो आपसे सुसाइड करवा रही है? तो सुसाइड करवाने के पीछे के जो कारण है या होने के जो रीजन है, वो अभी तक डोमिनेंट कुछ थ्योरीज जो है उसमें से एक सबसे बड़ी डोमिनेंट थ्योरी है साइकोलॉजिकल। कि भाई जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है आपका, वो साइकोलॉजिकल आपका साइकी जो होती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को और लाइफ साइकिल को आप देख रहे हो। तो ठीक है, साइकोलॉजिकल मान सकते हैं एक बार के लिए कि भाई सुसाइड जो है साइकोलॉजिकल कारणों से होता है। तो साइकोलॉजिकल कारण जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई क्रॉनिक डिजीज में है, डिप्रेशन में है, तो एक कारण तो साइकोलॉजिकल हो गया। एक कभी आपने सुना हो कि देखा देखी भी सुसाइड कर लेते हैं लोग? इमिटेशन, फार्मर सुसाइड और जो कोटा के अंदर में इस वक्त सुसाइड हो रहे हैं, ये इमिटेशन वाली सुसाइड है ना? आप देखो कि अगर ये सुसाइड वाली न्यूज डेली छपने लग जाए अखबार में, कोई ना कोई तो करता ही है। दुनिया में एक आध दो तो जाते ही होंगे कुएं में कूदने के लिए। अगर ये अखबार में डेली छपने लग जाए तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट एंडिंग योर लाइफ। यू विल गेट एन आइडिया अबाउट अरे यार ये भी तो कर सकते हैं, एक ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में। लेकिन आप देखो कि इस तरह की जो न्यूज होती हैं ये बहुत ज्यादा नहीं छापी जाती हैं। कारण, ये जो मास मीडिया होती है, किसी भी तरीके से जो मासेस से कम्युनिकेट करता है वो मीडिया, उसे मास मीडिया बोला जाता है। कि जो मास मीडिया होती है इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपके बिहेवियर पे, आपके एक्शंस पे। सुसाइड शुड नेवर बी एन ऑप्शन एंड इट इज नॉट एन ऑप्शन। इसीलिए ये बहुत ज्यादा छपती नहीं है। अभी जब
कोटा वाली न्यूज सब दिखाने लग गए थे, आज तक पे यहाँ वहां सब जगह चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में किसी के स्ट्राइक की होगी कि यार ये भी तो एक ऑप्शन है। आईआईटी हुआ तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक इमिटेशन की थ्योरी भी होती है, जो कि गेब्रियल टार्ड थे, उन्होंने दी भी थी। ठीक है। और मिशेल और ब्रावो आए थे, उन्होंने आपको बिहेवियरल थ्योरी ऑफ सुसाइड दी थी कि मतलब बिहेवियर्स जो हैं आपके, बिहेवियर और एटीट्यूड में क्या फर्क होता है। भाई एथिक्स तो बाद में पढ़नी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करते चलो एथिक्स को। Attitude is something cognitive. Attitude is your ideas and ways, your perceptions and uh, you know एक आर्किटेक्ट हो आप अपने अंदर, आप अपने आप के अंदर एक कलाकार हो। ये जो अंदर है ना, वो आपका एटीट्यूड है। आप एक्चुअली अंदर क्या सोच रहे हो, आपके क्या परसेप्शंस हैं, आपके क्या खुद के अंदर भी आप एक और, है ना, एक और इंसान हो। वो आपका एक एटीट्यूड है। चीजों को लेके आपके बारे में, आपके अंदर में क्या आइडियाज हैं। जैसे आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, और उनकी बहुत सारी कहानी स्क्रीनशॉट से बाहर आ जाती है। नहीं, whenever you are doing something, do remember it in every each and every conversation that you are having, कि आप मान के चलो कि उसका कोई ना कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है। तो जितने भोले चेहरे हैं उनके सबके इतिहास बड़े गहरे हैं। तो एटीट्यूड इज समथिंग दैट यू कैरी इनसाइड, दैट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, बट बिहेवियर इज द एक्शन मैनिफेस्टेशन ऑफ द एटीट्यूड। आप एक्चुअली अपने बाहर क्या निकाल रहे हो, वो आपका बिहेवियर होता है। सो द एक्शन कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड इज कॉल्ड एज बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर है वो झूठा है, आपका जो एटीट्यूड है वो सच्चा है। इसीलिए मैंने आपको बोला, जो मुंह से निकल रहा है, जो लिख रहे हो, जो दिखा रहे हो, जो बता रहे हो, वो झूठ है। ये तो मेरे को प्राइमा फेशिया पता होता है। और ये आप भी ध्यान रखना, प्राइमा फेशिया, एटीट्यूड पहचानने में आपको सालों लग जाएंगे। बिहेवियर पे कभी ट्रस्ट मत करना। आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होगा आपके लेटेंट फंक्शन से या लेटेंट मैनिफेस्टेशन से। जो मैनिफेस्ट है वो बिहेवियर है, और बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस जो भी होते हैं, जो सामने दिख रही हुई चीजें होती है, वो 90% मैनिपुलेटेड होती है। देयर आर लेस ऑफन पीपल, इंस्टेंसेस यूर व्हेन यू फाइंड पीपल विद एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन concurrence, those people are very less often found। क्योंकि हम बड़े मैनिपुलेटिव बीइंग होते हैं। हमारे जो अंदर चल रहा होता है और हम जो बाहर दिखा रहे होते हैं, उन सब में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो एटीट्यूड और बिहेवियर, तो ये बिहेवियरल थ्योरी दी थी गैब्रियल टार्ड और किसने, ब्रावो ने। उसने क्या बोला, अरे गैब्रियल टार्ड किस कौन सी थ्योरी दी थी, इमिटेशन की थ्योरी। और नेक्स्ट ब्रावो एंड मिशेल्स, इन्होंने कौन सी दी, बिहेवियर की थ्योरी। तो उन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, क्रॉनिक डिजीज से कोई सफर कर रहा है, तो ये आपको सुसाइड करवाते हैं। ये अपनी अपनी एक थ्योरीज है, और ये अपनी अपनी एक थ्योरीज के लिए कोई किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। बट अब ये प्रीवियस थ्योरी है ना। एक और एक टर्म आएगी इसमें, टर्म आती है कि न्यूरस्थेनिया। पता है इसका मतलब क्या होता है न्यूरस्थेनिया का? नहीं।
गूगल करके देखो, हैबिट डालो। जो चीज नहीं पता तुरंत गूगल से पूछो। हम्म। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि दिस इज अ कल्चर ऑफ न्यूरस्थेनिया, बट दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में जो वर्क स्ट्रेस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ये जो हो रहे हैं, ये सब एक कल्चर ऑफ न्यूरस्थेनिया को प्रमोट कर रहे हैं, और दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन सुसाइड ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आप देखो कोरोना में कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। आईटी सेक्टर के लोग जो होते हैं, या अभी एक रिसेंटली न्यूज आई थी जिसमें एक इंस्पेक्टर ने ही खुद को शूट कर लिया, है ना। तो ये सब क्यों होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ न्यूरस्थेनिया। अब ये हो गई प्रीवियस थ्योरीज, इसके लिए हमारे परसेप्शंस बड़े क्लियर हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि साइकोलॉजिकल होता है, जो लोग स्ट्रेस एंजाइटी और इन सब से सफर कर रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सुसाइड। लेकिन हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस ये है कि इन सब थ्योरीज से ऊपर उठ के डर्कहाइम ने क्या बोला था। डर्कहाइम outrightly rejected this imitation theory proposed by behavioral theory proposed by and the modern theory or culture of neurasthenia theory. He outrightly rejected all these theories and he says कि suicide is a social phenomena, psychological phenomena है ही नहीं। सुसाइड एक सोशल फिनोमेना है, और उस सुसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी कोई सोशल फिनोमेना आप स्टडी कर रहे हो तो आपको उसको क्या मानना पड़ेगा कि वो क्या है। बस हर चीज का एक ही क्रक्स याद रखना, हर सोशल फिनोमेना क्या है, सोशल फैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, बोथ, कमिट करना या ओमिट करना। मैं दवाई नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, और दवाई लूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं। चूहे को मारने वाली दवाई होती है। आप क्या बोलते हो दुकान में मेडिकल स्टोर जाके, भैया वो चूहे मारने वाली दवाई दे देना, तुम ले लो एक बार। और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती है, जैसे मान लो डायबिटीज के लिए हो गया, कैंसर के लिए हो गया, है ना, बीपी के लिए हो गया, ये अगर आप दवाई नहीं लेते हो तो भी मर जाओगे। दोनों टर्म समझना, ओमिशन एंड, ओमिशन मतलब कमीशन मतलब। तो ऐसा कुछ भी, एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और जिसका रिजल्ट आपको पता है कि वो आपकी मौत होगी, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ओमिशन या कमीशन, हर वो एक्ट जिसमें आपको पता है, एनी एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन इन विच यू नो दैट द रिजल्ट विल बी योर डेथ, द एंड ऑफ योर मॉर्टल लाइफ, डर्कहाइम बोलता है उसको बोलते हैं सुसाइड। बढ़िया डेफिनेशन दी डर्कहाइम ने।
ऑल केसेस ऑफ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम, यस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब मुझे पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे। अब मैं पटरी पे चल रहा हूं, ईयरफोन लगा लिए और इस साइड देख के चल रहा हूँ और ट्रेन पीछे से आएगी, तो वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, मरोगे। अब ये तो आपको पता है कि इसमें तो आपकी डायरेक्ट डेथ है। इनडायरेक्ट कैसे है? गेट पे खड़े हो गए, ईयरफोन लगा लिया, झूम रहे हो अच्छे सॉन्ग वॉन्ग में, यहां से खंबा आया, आपको पता तो है कि सुसाइडल है ये, वो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आपको पता तो है ना कि दिस इज फेटल। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एनी एक्ट ऑफ कमिशन और ओमिशन, जिसके बारे में विक्टिम को पता है कि ऐसा करने या ना करने से मेरी डेथ हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं? सुसाइड। अब डरखाइम बाबू बोलते हैं कि सुसाइड बेसिकली, डेफिनेशन तो मैंने आपको दे दी, लेकिन रीजन, सबने रीजन दिया, सबने अपनी थ्योरी दी, तो डरखाइम को भी देनी जरूरी है ना, कौन मानेगा डरखाइम को। तो डरखाइम को बोला जाता है, डरखाइम के लिए बोला जाता है कि डरखाइम ने बोला सुसाइड एक सोशल फैक्ट है, एक सोशल फिनोमेना है। डरखाइम ने सुसाइड के डेटास कलेक्ट किए, पॉजिटिविस्ट आदमी था ना, बाज तो आएगा नहीं। डेटा कलेक्ट किए, डेटा को एनालाइज किया। तो सबसे पहले बेसिक्स क्या था कि सुसाइड को सोशल फैक्ट मानना पड़ेगा, और सोशल फैक्ट को पढ़ने के लिए 3 रूल्स किए थे कलम ने: ओसी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन, एंड देन। तो सबसे पहले अगर मैंने किसी भी चीज को सोशल फैक्ट मान लिया, तो मुझे सोशल फैक्ट को पढ़ने का तरीका भी पता है, ओसीजी। तो ऑब्जर्व करना है, फिर क्लासिफाई करना पड़ेगा, और फिर जनरलाइज करना पड़ेगा, कंपेयर करके जनरलाइज करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन में आप देखोगे तो डरखाइम बाबा बताएंगे 4 टाइप के सुसाइड होते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए फिर ओनली दैट थिंग्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड जो कि एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल हो, वेरीफाएबल हो, उन फैक्ट्स को वेरीफाई करना है। अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब है ही नहीं, तो इसीलिए बिहेवियरल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, साइकी को रिजेक्ट कर दिया, इमिटेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो सुसाइड के डेटा को कलेक्ट करके डरखाइम ने क्या करा, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी यूज करके उन्होंने इसको सोशल फैक्ट को रूल नंबर 1 से स्टडी किया, मतलब रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहां पे वही मेथोडोलॉजी, कॉजेशन, कोरिलेशंस, ना कि ये फैक्टर है, तो एक को आइसोलेट करके रिजल्ट निकाल के देखोगे, हाँ भाई कैसे हुआ, कब हुआ, ये वो। फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये सब हमने पॉजिटिव स्टडी में पढ़ लिया, कॉजेशन, कोरिलेशन, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीपल वेरिएबल्स लेके एनालाइज करना। तो कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डरखाइम ने सुसाइड की स्टडी सबसे पहले साइंटिफिकली करी, एंड दैट टू वाज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड विच वाज सेकेंडरी इन नेचर। सेकेंडरी इन नेचर मतलब ओरिजिनल डेटा नहीं था वो। प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी डेटा आप किसी सोर्स से उठा लेते हो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल बुक्स, लेटर्स, हिस्टोरियंस, बायोग्राफीज, वहां से आप डेटा उठा लेते हो। दिस इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो है वो आप खुद कलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले डरखाइम बाबा ने सेकेंडरी डेटा उठाया, और उसके बाद में पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी लगा के क्या किया, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो अगर डरखाइम की मानी जाए तो डरखाइम बोलता है कि जो सुसाइड होता है, बेसिकली कॉज ऑफ सुसाइड अगर देखा जाए, तो डरखाइम बोलता है कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैसे बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड है, उस पर डिपेंड करेगा कि
सुसाइड कौन से टाइप का होगा, क्योंकि सुसाइड तो एक सोशल फिनोमेना है और सुसाइड हर सोसाइटी में होगा। बात समझे? सुसाइड किसी एक सोसाइटी में नहीं होगा, किसी एक टाइप ऑफ सोसाइटी में नहीं होगा। सुसाइड हर सोसाइटी में होता है, हर टाइप ऑफ सोसाइटी में होता है। जैसे कल्चर ऑफ न्यूरोस्थेनिया के अंदर में इन लोगों ने बोल दिया कि मॉडर्न सोसाइटी में ही होगा भाई। बिहेवियरल थ्योरी वाले, साइकिक थ्योरी वाले बोलते हैं कि भाई जिनको स्ट्रेस ऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटीज होंगी वो लोग करेंगे। पर डरखाइम बाबू बहुत साफ सुथरी बात बोलते हैं, सुसाइड तो होना ही है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेक्चर के बीच में जितनी भी कहानी चल रही होती है ये मनगढ़ंत नहीं होती है। इट इज व्हाट मीन्स, whatever I am telling you in the class, it is all based on the text, the white text I have already read, और उन्हीं को बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपको देसी भाषा में, आपकी भाषा में समझाता हूं ताकि आपको वो एग्जैक्टली ऐसे कैच कर जाए। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो यही चीज इंग्लिश में 10 लाइंस में आपको मिलेगी, जो मैं आपको एक लाइन में बताता हूं कि सुसाइड तो होना ही है। हर सोसाइटी में सुसाइड तो, ऑल्सो सेकेंड थिंग आई वॉज विलिंग टू पॉइंट इट आउट, कि मैं जो एग्जाम्पल्स बताता हूं आप उन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम्पल्स आपको किताबों में मिलते हैं। आप लोग खुद भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं, कोई नितिन सांगवान पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, कोई वो पढ़ रहा है, आप हमारा टेक्सचुअल मटेरियल भी पढ़ रहे हो, ये उसमें भी नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ, दिस इज इंटायरली बेस्ड ऑन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द टीचर। मैंने अभी जैसे आपको चूहे मारने की दवाई बता दी, तो वो मैं लिख नहीं सकता, और लिखना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि डेली एक क्लास के अंदर 50 एग्जाम्पल आते हैं, वो 50 एग्जाम्पल डेली टेक्स्ट एडिट नहीं किया जा सकता है बुक्स के अंदर में। एक बार जो चीज छप गई छप गई, तो इसीलिए उस टेक्स्ट को समझाने में जो कंटेक्स्ट में यूज करता हूँ, वो कंटेक्स्ट आपके एग्जाम में बड़े काम आने वाली चीज है। तो एग्जाम्पल्स आप जरूर नोट कर लो जो आपको रेलेवेंट वर्दी लगता है आपके हिसाब से। मैं तो 50 देता हूँ, उसमें से दो चार भी आपको ठीक लगता है तो लिख लो, नहीं तो फिर वहां जाके याद आ जाए तो ठीक है। माई टेंडेंसी वॉज वेरी सिंपल, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू थ्योरी याद करता था, मैं थ्योरी याद नहीं करता था। मुझे पहले एग्जाम्पल समझना था, मुझे एग्जाम्पल समझ आ गया तो मैं थ्योरी तो लिख डालूंगा। मुझे थ्योरीज के अंदर में सिर्फ कीवर्ड चाहिए और उसका किसने प्रपोज किया वो चाहिए। बाकी तो मैं रेमंड आयरन ने क्या बोला वो रेमंड आयरन जाने, मुझे रेमंड आयरन का एग्जाम्पल चाहिए। जैसे कि आपके नोट्स में भी लिखा है, सो माई टेंडेंसी वॉज रियली सिंपल, आई वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कंटेक्चुअलाइजेशन, और वो कंटेक्चुअलाइजेशन मेरे दिमाग में अपने आप आता जाता था, तो इसीलिए मैं उसको पहले एग्जाम्पल्स को पढ़ता था और फिर बाद में थ्योरीज को। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो, जो सिंपल प्रोसेस होता है कि पहले ये डेफिनेशन और फिर उसका एग्जाम्पल। बट इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेक्स्ट पकड़ो, नहीं तो दिमाग समझता नहीं है चीजों को। बेयर टेक्स्ट पढ़ने से कोई चीज समझ नहीं आएगी। फिनोमेनोलॉजी मैंने आपको जितना तरीके से समझा दिया, आप कोई बुक उठा के देख लो, मुझे मेरे टाइम पे फिनोमेनोलॉजी समझने में, एथनोमेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी समझने में, पोस्ट मॉडर्निज्म समझने में, क्रिटिकल स्कूल समझने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में कोई ये नहीं बताता प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस का क्या रोल होता है, वो क्या बोलना चाहता है कि किसी चीज को अलग तरीके से देख के फिर वो है ना डिसमेंटल करता है, फिर रीऑर्गेनाइज करता है, फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है, ये सब समझ नहीं आता था। बट अगेन उस थ्योरी का क्रक्स निकालने के बाद में मुझे सिंपल सा समझ आया, यार एक थाली होती है, उस थाली में जिस जिस चीज से, जिस जिस प्लेस पे जो चीज पोजीशन करके दी जा रही है, मैं उसको एज इट इज अगर रख लेता हूं,
तो मैंने उसके आइडियाज को अपने ऊपर इंपोज करवा दिया, लेकिन मैं ही उसी थाली में रीऑर्गेनाइजेशन करके अपने लिए स्पेस बना लेता हूं कि मुझे पुलाव यहाँ रखना है, रोटी यहाँ रखनी है, सैलड यहाँ रखना है, और थाली वही है। तो उस रीऑर्गेनाइजेशन से मेरे लिए चीजें कन्वीनियंट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डीकंस्ट्रक्ट किया, बाहर निकाला, फिर चीजों को रिफ्लेक्ट किया कि इसको यहाँ रखता हूँ, उसको यहाँ रखता हूँ, फिर मैंने उसको रखा। थाली वही है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ थाली का। ये एग्जांपल मुझे होटल में बैठ के समझ आया था कि यही तो है क्रिटिकल मेथडोलॉजी। तो कहने का मतलब, आपका ब्रेन कंटेक्स्ट से ही रिलेट करेगा, टेक्स्ट से रिलेट नहीं करता। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं तो आप एग्जाम्पल पे फोकस रखिए। आपको टेक्स्ट का मतलब होता है सिर्फ लैंग्वेज। अरे सेंटेंस कैसे बनाए? लेटर्स से। लेटर्स आपको लिखने आते हैं? लेटर्स को मिला के बना दोगे तो वर्ड, और वर्ड को सही तरीके से रीऑर्गेनाइज करके फ्रेम करके लिख दिया तो सेंटेंस बन गया। उसमें जरूरत क्या होती है? बस अच्छी ग्रामर की, और है ही क्या। तो ठीक ठाक सी ग्रामर, एक ठीक ठाक सी हैंडराइटिंग, और दो लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनाने की कला, जो आपने बचपन से सीख ली। तो ये तो मेरे लिए गेम है ही नहीं। गेम क्या है कि मैं उसको कैसा पेश कर रहा हूं कि एग्जामिनर के दिमाग में ऐसे ही पढ़ते स्ट्राइक करे, आहा, लिख दिया बच्चे ने, यही चाहिए था। गेटिंग इट? तो हमेशा क्रक्स समझो, चीजों का एसेंस समझो, और उसको बार 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 बात करते हुए इधर उधर रिलेट करके देखो। अगर आप अप्लाई करना सीख गए, मेरे एग्जाम्पल्स के बियॉन्ड भी अगर आप अप्लाई करना सीख गए, यू विल बी मास्टर एट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर में आप मास्टर हो जाओगे कि ठीक है, अरे यार कर देंगे, इसमें क्या है। मैं आपको बोलता हूं ना कि पढ़ाने के पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा। क्यों? बस पता होना चाहिए, हाँ सुसाइड पढ़ाना है आज, पढ़ा देंगे। क्योंकि कंटेक्स्ट बहुत होते हैं, दिमाग कंटेक्स्ट से खुलता है, टेक्स्ट से नहीं खुलता। तो जो लोग किताबें बहुत पढ़ रहे हैं, वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं एक्चुअली। आप पूछना जो लोग पैशनेटली की पैशनेट रीडर्स होते हैं या पैशनेटली रीड करते हैं, वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वो आइडियाज पढ़ रहे हैं। वो लिखने वाले की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो लिखने वाले के वक्त को एनालाइज कर रहे हैं कि यार उस टाइम पे ऐसा हुआ था। क्योंकि अगर टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को पढ़ लिया और रट लिया, तो आप में और मशीन में फर्क क्या है? आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो नेचुरल से compete नहीं कर सकती। मैं ही बता सकता हूँ आपको कि दवाई भी चूहे मारने की दवाई होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलो व्हाट इज सुसाइड, वो सुसाइड निकालू। अब व्हाट इज सुसाइड अकॉर्डिंग टू डरखाइम, वो टेक्स्ट निकाल के देगा चार जगह से काट के। दिस इज हाउ एआई वर्क्स। ठीक है? तो कंटेक्स्ट रिलेट करो हमेशा। तो डरखाइम बाबू का भी बड़ा सिंपल सा कहना था कि भाई, सोसाइटी में सुसाइड तो होगा ही होगा। कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है जिसमें सुसाइड, लेकिन सुसाइड के टाइप अलग अलग होंगे, क्योंकि ओ सी, ओ हो गया तो सी पे आएंगे अब, कंपैरिजन एंड। तो कंपेयर करने के लिए हमको पैरामीटर चाहिए। भाई कंपेयर कैसे करते हैं हम? क्राइटेरिया तो होता है, और कंपेयर करके क्लासिफाई करेंगे कि यू आर रेड एंड यू आर ब्लू, जैसे मैंने आपको कल बताया। तो दरखाइम ने बोला कि भाई, अगर आपको सुसाइड की स्टडी करनी है, कॉज ऑफ सुसाइड को समझना है, तो आप देखो कि कॉज ऑफ सुसाइड इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ योर सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये तो रहा मेरा ऑब्जर्वेशन, ओ। यहां आऊंगा मैं क्लासिफिकेशन पे। पर गुरुजी, क्लासिफिकेशन के लिए मेरे को क्राइटेरिया चाहिए ना।
भाई तभी तो मैं कंपेयर करके एक दूसरे से आपको अलग करूंगा। तो आई नीड टू कंपेयर फर्स्ट एंड देन क्लासिफाई। तो कंपैरिजन के क्राइटेरिया बताए डरखाइन ने कि सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है? तो डरखाइन बोलता है इट इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशंस इन द सोसाइटी। कि आप सोसाइटी से कितना इंटीग्रेटेड फील करते हैं और सोसाइटी आपको कितना रेगुलेट करती है, उससे डिपेंड करेगा कि सोसाइटी का क्या ज्यादा है, इंटीग्रेशन या रेगुलेशन। तो अगर इंटीग्रेशन कम है, आपका आपकी बस ये देखते जाना, आपका अगर आपकी सोसाइटी से इंटीग्रेशन कम है तो सुसाइड कौन सा होता है? ईगोस्टिक। जैसे ड्रग्स या अल्कोहलिस्ट करते हैं। जो लोग सोसाइटी से इंटीग्रेटेड नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं? शराब पियेंगे, ड्रग्स लेते हैं। क्यों? मेरे को मेरी सोसाइटी से क्या लेन देना। खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। नाउ अगर मेरा सोसाइटी से बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है तो मैं जंग लड़ूंगा? नहीं। अरे सती क्यों होती थी? सोसाइटी के लिए, पति के लिए नहीं। पति तो मर गया। पति तो जो लोग बॉर्डर्स पे जाके गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके अंदर में क्या ज्यादा होता है? इंटीग्रेशन ज्यादा होता है या इंटीग्रेशन कम होता है सोसाइटी से? सोल्जर्स। ठीक है। तो जिनका सोसाइटी से इंटीग्रेशन ज्यादा होता है तो वो कौन सा टाइप ऑफ सुसाइड करते हैं? अल्ट्रुइस्टिक। तो आपका सोसाइटी से इंटीग्रेशन कितना है, इस बेस पे दो टाइप के सुसाइड होते हैं। एक ईगोस्टिक और दूसरा फेटलिस्टिक। नहीं रे, अल्ट्रुइस्टिक। याद रहेगा? एग्जाम्पल के साथ में याद रहेगा। दुनियादारी से जिसको लेना नहीं है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सोसाइटी से, वो क्या होगा? अब ऐसा, इस रोल को हम कर देते हैं उल्टा। मतलब सोसाइटी आपको कितना रेगुलेट कर रही है। तो सोसाइटी अगर ज्यादा रेगुलेट करती है, जैसे नाजी जर्मनी में और जैसे इमरजेंसी पीरियड में, तो आप कौन सा सुसाइड करते हो? फेटलिस्टिक। और अगर आपकी सोसाइटी आपको कम रेगुलेट करती है,
है ना? तो आप कौन सा सुसाइड करते हो? एनॉमिक। जैसे कोविड टाइम्स में सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो हम ही कर लेते हैं, लटक जाते हैं। ये गवर्नमेंट तो बिक गई है। आई थी ना चची, ये गवर्नमेंट चोर है, बिल्कुल बिक गई है गवर्नमेंट। मेरे को बोलना पड़ेगा ना। तो जब सोसाइटी आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या इराक में, या अफ्रीकन कंट्रीज, जो 5 कंट्रीज जिनके पिछले 3 साल में कूप्स हुए हैं, नाइगर हो गया, है ना, सोमालिया में, क्या करोगे आप? सुसाइड करोगे। उस सुसाइड को क्या बोलेंगे? अरे अनोमी का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स ही नहीं है। अरे नो रेगुलेशंस, मोर रेगुलेशंस, नो इंटीग्रेशन, मोर इंटीग्रेशन। तो चारों टाइप ऑफ सुसाइड समझ आ गए। तो सुसाइड तो होंगे ही होंगे। सुसाइड एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर सोसाइटी में प्रेवलेंट होगा ही होगा। तो बाबू, इसमें एक चीज बोलते हैं डरखाइम बाबा, कि यार डेली सती हो रही है क्या, या डेली अल्कोहलिक सुसाइड कर रहे हैं, डेली सोल्जर्स सुसाइड कर रहे हैं क्या? नहीं। या डेली अनोमिक सुसाइड हो रहे हैं क्या? अफगानिस्तान में, सूडान में, सोमालिया में, अफगान और पाकिस्तान में डेली लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं यार कुछ होता है जिसका नाम होता है सोशल करंट। सोशल करंट, दिस ब्रिंग्स सडन चेंजेस इन सोसाइटी विच इज टेम्परेरी इन नेचर। तो जब ये सोशल करंट आता है, यहां सुसाइड होता है। इमरजेंसी कब लगी थी? एग्जाम्पल तो यहां लिखा है हमने। नाजी जर्मनी आज है क्या? पर एग्जाम्पल तो हमने यहां लिखा है। कोविड वापस आ गया क्या? सती रोज होती थी क्या? अल्कोहलिक्स रोज मरते हैं क्या? वेव होता है। तो कोटा में जो सुसाइड हुआ है, अब आप मेरे को एनालिसिस से बताओ कि वो कौन से टाइप ऑफ सुसाइड में आ सकता है? ज्यादा रेगुलेटेड या लेस इंटीग्रेटेड? जो आदमी इंडिविजुअलिस्टिक ज्यादा है। भाई मैरिड आदमी ज्यादा सुसाइड करेगा या अनमैरिड आदमी? मैरिड। लगता है लीस्ट कंसर्न आदमी हूं मैं। मेरी वाइफ मुझसे कई बार बोलती है तुमको क्या लेना देना, मैंने कहा राइट, एग्जैक्टली। वो मुझसे 3 दिन से एक छोटे से काम के लिए बोल रही है, एक पैकेट ऊपर वाली फ्लोर से नीचे वाली फ्लोर पे लाना है। मैं वो डेली भूल जाता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे आऊंगा बोलेगी लाए पैकेट। पोर गोट, पोर गोट। क्या करो? आदमी अपना मतलब जीना थोड़ी छोड़ देगा। तो पोर गोट तो करना पड़ेगा ना। ओके। तो अब मुझे बताओ सोच के कि दिमाग पे प्रेशर ज्यादा था या दिल में इंटीग्रेशन कम था कोटा सोसाइट्स में? तो लाला, मैं आपको यही तो कह रहा हूं, आपको अपने एग्जाम्पल को मोल्ड करना पड़ेगा अपने हिसाब से। मेरे को अगर ईगोस्टिक सुसाइड में, कहां पे? ईगोस्टिक सुसाइड में, जहां पे मेरा इंटीग्रेशन
कम है सोसाइटी से, नहीं नहीं कम होता है, मैं तो समझाने के लिए नो लिखा है, तो वहां पे मैं कौन सा सुसाइड करूंगा? तो मैं यहाँ पे कोटा सुसाइड का मेंशन कर दूंगा। माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं। ठंड 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 वैसे भी लग रही है। अब अगर मैं रेगुलेट ज्यादा कर रहा हूं, जैसा कि न्यूज वाले बता रहे हैं, बात समझ आ गई? मेरे ऊपर है, मेरे एग्जाम्पल को मुझे कहाँ फिट करना है, ये मेरी तो कला है। मुझे थोड़ी पता था कि चूहे मारने वाली दवाई भी होती है, तुमने पूछा मैंने बना दी, और तुम अग्री कर गए क्योंकि होती भी है। दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रोवाइजेशन। मेहनत करो पर स्मार्टली। जैसे कल मैं आपको सोशल जस्टिस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला, उसकी मेहनत जहां तक करनी है, जैसे करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको डेटा डिक्टेट कराने लग गया, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम हमको लगाना है ऐसी चीजों में। ठीक है, तो ये चार टाइप ऑफ सुसाइड समझ आ गए। हाँ, ग्राफ में भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करो, करो पर। हाँ जी। तो ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जर्वेशन ओसीजी रूल्स एप्लीकेबल रहते हैं डरखाइम के। बुक का नाम क्या था? रूल्स ऑफ। अब जब सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, क्लासिफाई कर लिया, जनरलाइज कर लिया, तो कुछ फाइंडिंग्स आई डरखाइम की। अब वो डरखाइम क्या था? डरखाइम एक्चुअली सुसाइड पे कम कॉन्सेंट्रेटेड था। डरखाइम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था सुसाइड रेट्स पे, या रेट ऑफ सुसाइड पे। तो उसने बोला कि भाई रेट ऑफ सुसाइड अगर आप देखोगे कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में से किसकी ज्यादा है? प्रोटेस्टेंट की। कारण? मोर अटैच टू। तो कैथोलिक्स मोर अटैच्ड होते हैं या प्रोटेस्टेंट्स होते हैं? कैथोलिक्स आर मोर अटैच्ड टू रिलीजन। साइन गलत है। कैथोलिक्स आर मोर अटैच्ड टू रिलीजन। प्रोटेस्टेंट अपने काम से ज्यादा अटैच्ड होते हैं। यही तो लॉजिक है दिमाग में, यही तो हमको क्लैरिटी से सोचना है। अब वॉर के टाइम पे ज्यादा सुसाइड होता है या पीस के टाइम पे? क्यों? हम्म। तो लड़ने की क्षमता ज्यादा किसमें है, वॉर टाइम में या? तो देश के लिए सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, वॉर के टाइम पे पीस के टाइम पे? वाई? हम्म। वाई नॉट पीस? अगर मैं आपसे बोलूं कि इकोनॉमिक बूम में ज्यादा सुसाइड होता है या इकोनॉमिक डिप्रेशन में? कारण? अगर फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है तो क्या सुसाइड नहीं होंगे? या
अगर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चल रही है, ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तो सुसाइड नहीं होंगे? सुसाइड तो होंगे ही होंगे, पर वही सोशल करंट वाला बात होती है। बात सोशल करंट की है। अब आप नेक्स्ट देखो, मदर या वुमेन, कौन सुसाइड कर सकता है? ज्यादा रेट ऑफ सुसाइड किसमें मिलेगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अटैच्ड है, मदर जो है वो सुसाइड से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो वो सुसाइड नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पीछे डिपेंडेंस है, उसके फैमिली, किन्स, सन या डॉटर। तो बिकॉज ऑफ हाई इंटीग्रेशन with the society, in comparison to a woman, she is less prone to commit a suicide. मैरिड या अनमैरिड, कौन ज्यादा सुसाइड कर रहा है? क्योंकि ये सोसाइटल बॉन्ड्स में बन चुका है, ऑप्शन इसके पास में ज्यादा है। लिबरेटेड ज्यादा कौन है? फोन किसके पास कम आते हैं? तुम 10 बजे घर आओ, 11 बजे घर आओ, 12 बजे घर आओ, कोई मतलब नहीं होता। मैरिड आदमी के बाद में 10 बजे कहाँ हो तुम? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? फ्लाइट मोड। ठीक है। तो कैथलिक्स लॉजिक समझो, अगर आप अटैचमेंट की बात कर रहे हो तो ये बता रहा है कि रिलीजन से अटैच होने वाले सुसाइड नहीं करते हैं। दिस सिंबल इज सही। तुम जो इस कहानी में खुद फंसते हो वो इसीलिए, अरे मेरा इंटीग्रेशन है सोसाइटी के साथ में, तो वो बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाऊंगा मैं। प्रोटेस्टेंट्स लिबरेटेड हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेस इंटीग्रेशन विद रिलीजन, रिलीजन मतलब सोसाइटी। मेरा इंटीग्रेशन जब कम रहेगा सोसाइटी से, तो मुझे रोकने वाला कुछ भी नहीं है। तो जिनका इंटीग्रेशन कम होता है सोसाइटी से, वो कौन सा टाइप ऑफ सुसाइड करते हैं? समझ आया? वॉर और पीस के टाइम पे जो सोशल करंट्स होता है वो बहुत हाई होता है। तो वॉर के टाइम पे आपकी वो सैक्रिफाइस वाली जो चीज है वो बहुत ऊपर आती है कि देश के लिए हैं हम। तो आपका इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, सोशल करंट आपको लड़ने के लिए, देश को सर्व सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर करता है। पीसफुल टाइम्स में आप सुसाइड ज्यादा करते हो, डरखाइम बोलता है, क्योंकि वहां पे वो इंटीग्रेशन और, अरे वॉर के टाइम पे इंटीग्रेशन भी ज्यादा रहता है और रेगुलेशन भी ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर नेशनैलिटी की फीलिंग की बात की जाए, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि आप सोसाइटी से जितना ज्यादा क्लोज होगे, सोसाइटी से उतना दूर होगे। अगर मैं इसको ग्राफ पे ले जाता हूं, यहां हम लेते हैं इंटीग्रेशन को और यहां लेते हैं सुसाइड को, रेट ऑफ सुसाइड को। तो जितना ज्यादा आपका इंटीग्रेशन होगा, क्या सुसाइड भी उतना ज्यादा होगा क्या? लेकिन आपका इंटीग्रेशन कम हुआ तो सुसाइड, उससे कम हुआ तो, उससे कम हुआ तो ये ऐसे जाता है। सिर्फ पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो जो मरते हैं वो फेटालिटी है। वो वॉर टाइम में आप लड़ रहे हो तो मर रहे हो, सुसाइड थोड़ी कर रहे हो आप। सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो, जो सुसाइड कर रहे हैं, जिनको पता है बटन दबाते ही फट जाएंगे। सकते हैं, लेकिन मैं मरना चाहता थोड़ी हूँ। मरना चाहता थोड़ी हूँ। सुसाइड की डेफिनेशन क्या होती है? तुम वॉर में क्यों जाते हो? जीतने के लिए, लड़ मरने के लिए? जीतने के लिए जा रहा हूं, तो जीतते समय मर जाऊं तो बात अलग है, लेकिन मेरी मरने की इच्छा नहीं है। कोई सोल्जर से आप पूछ लो, सुसाइड की डेफिनेशन में डरखैम ने क्या बोला है?
जिसमें विक्टिम को पता है कि एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन उसकी डेथ में रिजल्ट करेगा ही करेगा। तो सोल्जर जब फाइट कर रहा है तो सोल्जर फाइट करते समय मरने की नहीं सोचता, मारने की सोचता है। तो वही गोली अगर उसको वापस आके लग जाती है सामने से, तो वो एक एक्सीडेंटल डेथ है, वो वॉर टाइम फेटालिटी है। मरना नहीं चाहता था, सुसाइड में आप मरना चाहते हो। इसीलिए मैंने आपको यहां पे आके उलझाया, क्योंकि आपको लगना चाहिए था यार ज्यादा इंटीग्रेशन तो होता है तो उसका मतलब सुसाइड नहीं करेंगे। तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, साइन सार साइन उल्टा होगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, मोर इंटीग्रेशन मोर सुसाइड। सुसाइड तो होना ही है। लेकिन डरखाइम की स्टडी यहीं पे रेलेवेंट हुई कि उसने जब स्टडीज देखी तो उसने देखा कि भाई ये जो मैरिड आदमी है ये कम सुसाइड कर रहा है, जो कि झूठ है। अनमैरिड आदमी ज्यादा सुसाइड कर रहा है। मैनिफेस्ट में तो डरकाइम झूठा है इसमें तो। अब आप देखो कितने इंस्टेंसेस आते हैं जिसमें लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, और एक वो आते हैं कि माँ और बेटी, मतलब माँ ने बच्ची को फेंका दरिया में और खुद भी कूद गई बाद में। रियलिटी से आप उसको कंपैरिजन पे मत लाओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू डरखाइम आपका अटैचमेंट इज इक्वल्स टू योर इंटीग्रेशन। जो आपका अटैचमेंट है वो आपका इंटीग्रेशन शो कर रहा है आपकी सोसाइटी से। तो बॉस ये इंटीग्रेशन आपको मरने नहीं देगा, आपकी मरने की इच्छा ही नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास में यहां क्या है, डिपेंडेंसी। आपके पास में यहां क्या है, डिपेंडेंसी। आपके पास में यहां क्या है, एक का रिलीजन से और दूसरे का देश से। तो इसीलिए रेट ऑफ सुसाइड, सुसाइड नहीं, रेट ऑफ सुसाइड, रेट ऑफ सुसाइड किस में ज्यादा होती है, प्रोटेस्टेंट में, बिकॉज दे आर लेस अटैच टू रिलीजन। तो मतलब ईगोस्टिक वाला पीसफुल टाइम्स में, क्योंकि सोशल करंट क्या होता है, लो रहता है। वुमेन ज्यादा सुसाइड करेगी बजाय कि, कारण मैरिड एंड कौन ज्यादा करेगा। तो ये साइंस सही थे। मैं बस आपकी मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा था कि आप मैकेनिकली कैसे सोचते हो, क्योंकि आगे रीजन लिखा है ना ब्रैकेट में, तो आपने रीजन पढ़ते ही क्या सोचा, ओके इंटीग्रेशन ज्यादा, हाँ सही है। ये तो साइन ही गलत है, साइन सही है। आपका अटैचमेंट आपको मरने नहीं देता। अगर आपने बड़ी पुरानी कहावत सुनी हो तो हमारे मदर फादर और बोलते हैं कि जब भी कोई बड़ा बूढ़ा बहुत ज्यादा टाइम तक जी लेता है ना, बीमार है फिर भी नहीं जा रहा, तो बोलते हैं इसका मुंह अटका हुआ है यहाँ पे, पैसों में मुंह अटका हुआ है। बोलते हैं ना, सुना होगा। मुंह क्या है, तो मुंह अटका है इसलिए वो सुसाइड नहीं करेगा बुड्ढा। हाँ जी। हैं कौन से बाबा, कौन से। आप मुझे बताओ, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो रिचुअलिस्टिक सुसाइड है, सोच के बताओ। सबसे पहले तो कैटेगरी मत बताओ, सबसे पहले बताओ कि वो इंटीग्रेशन की वजह से या रेगुलेशन की वजह से। पहले बेसिक सोचो, स्टेप बाय स्टेप, इंटीग्रेशन या रेगुलेशन। इंटीग्रेशन की वजह से, ठीक है। तो चार में से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए अपने पास में, एक तो अल्ट्रुस्टिक गया और दूसरा एनोमिक और फेटल गया। तो दो बचे,
कौन कौन से? ईगोस्टिक और अल्ट्रोस्टिक, जो इंटीग्रेशन की वजह से होते हैं। अब आप रिचुअल्स के नाम पे सुसाइड कर रहे हो, तो रिचुअल किसके, किसका पार्ट है रिचुअल? कल्चर का, रिलीजन का। रिलीजन किसका पार्ट है? अल्टीमेटली किसके लिए सुसाइड हो रहा है? तो आपका सोसाइटी से अटैचमेंट ज्यादा है कि कम है कि आपको सुसाइड कर रहा है? अगर कम होगा तो मैं बोलूंगा मैं क्यों मरूं, भगवान ने मुझे एक जिंदगी दी है, तेरे रिचुअल के लिए मैं क्यों अंगारों पे चलूं, तू मर। भाई दोस्ती ठीक है, पर दोस्त बोले मैं व्हीली करके 180 पे चलाऊंगा, तो तू चला भाई। तेरा मेरा इंटीग्रेशन एक हद तक है, उसके बाद में डिसइंटीग्रेट थोड़ी होना है मेरे को। तो एग्जैक्टली exactly, वो इंटीग्रेशन है सोसाइटी की तरफ, वो रिचुअल के नाम पे सेक्रीफाइस की जा रही है। तो वो रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस जो है वो एक्चुअली सोसाइटी के लिए की जा रही है। तो ऐसे सोसाइटी के लिए जहां पे इंटीग्रेशन मेरा सोसाइटी से ज्यादा है, तो आप देखो जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं या जितने भी वॉर्स लड़े जाते हैं, उसके पहले एक स्लोगन चिल्लाते हैं ये लोग, कोई भी, विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, डायनेस्टी और इंडिविजुअल, एक स्लोगन चिल्लाते हैं। क्या स्लोगन होता है वो? जय मराठा, हर हर महादेव, माँ काली की जय, है ना, जय श्री राम। ऐसे ये क्या है, ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये के घर के लोग हैं क्या इनके? किससे इंटीग्रेशन है? तो बॉर्डर मूवी में सुनील, क्या नाम था उसका, सनी देओल नहीं रहे, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ने जो किया था, वो वो सोसाइटी, वो जो सुसाइड था, वो सुसाइड अल्ट्रिस्टिक था। बॉम्ब ले गया, डाल लिया, एक एक टैंकर में डाल लिया और लास्ट में खुद ही फूंक लिया। वहां उसको पता था कि वो सुसाइड है, लेकिन सनी देओल लड़ रहा है जब तक, तब तक वो सुसाइड नहीं है। सुनील शेट्टी वाला सुसाइड सुसाइड था, अब समझ आया सुसाइड, क्योंकि मुझे पता है बम तो फटेगा। मुझे पता है बम तो फटेगा, तो जितने भी ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ये सुसाइडल होते हैं, नाम ही सुसाइड बॉम्बर्स हैं। लेकिन आप बम फेंक रहे हो तो आप सुसाइड नहीं कर रहे हो, आप मारने के लिए फेंक रहे हो, मरने के लिए नहीं। वो बम खुद ही यहाँ गलती से गिर जाए तो बात अलग है। गेटिंग इट? तो ये आपका पूरा डेटास जो डर्कहाइम के सेकेंडरी डेटा के लिए उसको डिराइव हुए, ये सब उसमें था। बहुत सुकून से पढ़ना सुसाइड को, डर्कहाइम बहुत आसान है, मुझे लगता है मार्क्स से कम कॉम्प्लिकेटेड है डर्कहाइम। और डर्कहाइम को अगर आप ठीक से रट लोगे, अच्छे से कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से डर्कहाइम आता है अंदर। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट के पेजेस हैं, इसमें यही जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये सब पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर रखी है। यू हैव टू गो थ्रू दिस 2-3 पेजेस, और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप अभी पूछ सकते हो या कल पूछ लेना। ठीक है, बड़े अच्छे से सुकून से कोर्स करेंगे अपन, जल्दबाजी भागा भागी नहीं, आराम से मदमस्त होके सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक, मध्यम मध्यम चलने दो। सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो एकदम पानी के अंदर शक्कर घुलनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए कि यार कुछ पार्टिकल्स रह गए, इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, इसके बाद में बस दो छोटे टॉपिक्स हैं, तो बाय फ्राइडे यू विल बी एंड विद, विल बी एंडिंग डरखाइम, कोई खास बात नहीं है इसमें।
गलत जा रहे हो। मेरी भक्ति कम्युनल कम्युनल कलर की नहीं है। मेरी भक्ति अगर तुम्हारी भक्ति को सप्रेस करने के लिए है तब कम्युनल है। ऐसे तो मैं तुमको कम्युनल बोल दूंगा, तुम सुबह मंदिर जा रही हो, बोलूंगा देखो कम्युनल मंदिर जा रही हूँ। माई फेथ इज माई फेथ. My affiliation and relation with my God is my personal affair. You don't have a say in it. But when my faith turns, you know, antithetical, deliberately antithetical to your faith, I deliberately try to suppress your faith. मैं जानबूझ के ऐसे एरिया में जाके हर हर महादेव चिल्ला रहा हूँ जहां पे मुझे पता है कि मुझे नहीं करना है। भाई मंदिर में जाके चिल्लाओ ना, क्यों आपको जाके किसी और जगह जाके चिल्लाना है। अब आप कनाडा जाओगे या इंडिया में आके खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाओगे अमृतसर के अंदर में, तो जूते खाओगे ही सहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपके फेथ को कभी भी कम्युनल कलर नहीं देना। वो होता ये है कि हम फेथ को मानते मानते कम्युनल हो जाते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है ये मास मीडिया। कोई भी रिलीजन जो ह्यूमैनिज्म या ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहा है, और हर रिलीजन का, मैं आपको रिलीजन में ही बताऊंगा भी सही, हर रिलीजन का एट लास्ट मकसद है बैलेंस क्रिएट करना सोसाइटी में, सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट करना। और कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन, जैसे आई एम पर्सनली फैन ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई हेट हिंदुइज्म और आई हेट सिखिज्म और आई हेट इस्लाम और आई हेट जैनिज्म। मेरे को फिलोसफिकली, स्पिरिचुअली आई प्रेफर बुद्धिज्म डिस्पाइट बीइंग अ हिंदू। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कम्युनल हो गया। मेरी लाइकिंग है उस फिलोसफी से। तो हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके कोर प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करो, उसके कम्युनल प्रिंसिपल्स को नहीं। हो क्या रहा है कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको कलर दे दिया गया है। उस कलरेशन में रिलीजन इज सिनोनिमस टू कम्युनल। आपका रिलीजनिज्म या आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे हो, आपके रिलीजियस फेथ प्रैक्टिस, फिलॉसफी, जैसे आपने बोला, तो आपकी मासूमियत ये मुझे झलका रही है कि आपके दिमाग में भी कम्युनलिज्म है। आप कहीं ना कहीं एक परसेप्शन लेके बैठे हुए हो कि अच्छा, हर हर महादेव बोला तो कम्युनल हो सकता है। तो जय श्री राम कम्युनल नहीं है। जय श्री राम कहाँ, कब और क्यों बोला जा रहा है, वो उसको कम्युनल बनाता है। तो रिलीजन हमेशा, कोई भी रिलीजन हो, वो हमेशा सोशल बैलेंस क्रिएट करता है। कोई रिलीजन कभी भी प्रोवोक नहीं करेगा वायलेंस करने के लिए, क्योंकि उससे सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, सोशल बैलेंस खराब होता है। सोशल बैलेंस खराब होने में किसी को फायदा नहीं है। तो सोशल बैलेंस खराब करवाने के लिए जो इंटरप्रिटेटर्स होते हैं रिलीजन के, ये इंटरप्रिटेटर्स फॉलोअर्स को या डिसाइपल्स को उस कोर प्रिंसिपल्स को कलर करके बताते हैं, और फिर बोलते हैं कि देखो, आपका रिलीजन आपसे डिमांड करता है, तो बिकॉज यू आर इंटीग्रेटेड टू रिलीजन, hence you should commit a suicide bombing, hence you should commit a murder, hence you should pick the sticks and rods and beat other people. अरे भाई, वैलेंटाइंस डे का क्या लेना देना है इस बजरंग दल से। बजरंग बली ने नहीं करी शादी तो उनकी मर्जी। माई चॉइस माई लाइफ। बट जिसको करनी है वो कर लेगा। तो ये वैलेंटाइन डे को ये झंडे लेके क्यों निकल जाते हैं?
एक पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिसाइजेशन होता है। दूसरा, एक कम्युनल कलर, उस कम्युनल शेड को और डार्क करने का मौका मिलता है। एक कल्चर डोमिनेंस को सप्रेस करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप किसी चीज को बढ़ते हुए में रोक दोगे, पौधे में ही अगर पौधे को कुचल दोगे तो वो कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेंस है, इसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो होता अल्टीमेटली यही है कि इस सप्रेशन के पूरे गेम में आप खुद को क्लीन नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को गंदा कर रहे हो। दिस इज व्हाट इट इज, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा ब्रॉड होके सोचो। रिलीजन को रिलीजन की तरह देखो, सब रिलीजन की तरह नहीं। चलिए।